आप सुन रहे हैं सुनो किताब। Hello students, I am Muskan Mehra from Uttar Pradesh. I am studying Bachelor of Arts from Banaras Hindu University. आज हम पढ़ेंगे पोम The Last Bargain by Rabindranath Tagore. We all know who Rabindranath Tagore was and what was his contribution in our independence struggle. Let us see his life. उनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार और दार्शनिक थे। दार्शनिक यानी फिलोसोफर। वे अकेले ऐसे भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वो अकेले ऐसे ही भारतीय साहित्यकार, इंडियन लिटरेचर में नोबेल पाने वाले वो अकेले व्यक्ति थे। वह नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्य में नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय भी थे। वह दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला। गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। बंगाली साहित्य में नए तरह के पद्य और गद्य और बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। रविंद्रनाथ भारतीय सभ्यता की अच्छाइयों को पश्चिम में और वहां की अच्छाइयों को यहाँ पर लाने में प्रभावशाली भूमिका निभाए। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वे मात्र 8 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। 16 साल की उम्र में भानु सिम्हा उपनाम से उनकी कविताएं प्रकाशित भी हो गईं। वे घोर राष्ट्रवादी थे और ब्रिटिश राज की भर्त्सना करते हुए देश की आजादी की मांग की, यानी वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे। वो एक पेट्रियट थे और ब्रिटिश राज के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई में अपना सहयोग दिया। जलियांवाला बाग कांड के बाद उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए गए नाइटहुड का त्याग कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थी। वो अपने माँ बाप की तरह की 13 जीवित संतानों में सबसे छोटे थे। जब वे छोटे थे तभी उनकी माँ का देहांत हो गया और चूंकि उनके पिता अक्सर यात्रा पर ही रहते थे, इसलिए उनका लालन पालन नौकरों चाकरों द्वारा ही किया गया। टैगोर परिवार बंगला रेनेसां के अर्घ स्थान पर था। वहां पर पत्रिकाओं का प्रकाशन, थिएटर, बंगाली और पश्चिमी संगीत की प्रस्तुति अक्सर होती रहती थी। इस प्रकार उनके घर का माहौल किसी विद्यालय से कम नहीं था। उनके पिता देवेंद्रनाथ उन्हें बैरिस्टर बनाना चाहते थे, यानी लॉयर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने रविंद्रनाथ को वर्ष 1878 में इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, पर कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और शेक्सपियर और कुछ दूसरे साहित्यकारों की रचनाओं का स्व अध्ययन किया, यानी खुद से उसका अध्ययन किया। सन 1880 में बिना लॉ की डिग्री के वह बंगाल वापस लौट आए। वर्ष 1883 में उनका विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। इंग्लैंड से वापस आने और अपनी शादी के बाद से लेकर सन 1901 तक अधिकांश समय रविंद्रनाथ ने सियालदा स्थित अपने परिवार की जागीर में बिताया। वर्ष 1898 में उनके बच्चे और पत्नी भी उनके साथ यहाँ रहने लगे। 1891 से लेकर 1895 तक उन्होंने ग्रामीण बंगाल के पृष्ठभूमि पर आधारित कई लघु कथाएं लिखी। वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ शांति निकेतन चले गए। वह यहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल, पुस्तकालय और पूजा स्थल का निर्माण किया। यहीं पर उनकी पत्नी और 2 बच्चों की मौत भी हुई। उनके पिता भी सन 1905 में चल बसे। 14 नवंबर 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी ने उन्हें
उनके कुछ कार्यों के अनुवाद और गीतांजलि के आधार पर उन्हें ये पुरस्कार देने का निर्णय लिया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें वर्ष 1915 में नाइटहुड प्रदान किया, जिसे रविंद्रनाथ ने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद छोड़ दिया। सन 1921 में उन्होंने कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड एमहार्स्ट के साथ मिलकर उन्होंने अपने आश्रम के पास ही ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर श्री निकेतन कर दिया गया। अपने जीवन के अंतिम दशक में टैगोर सामाजिक तौर पर बहुत सक्रिय थे। इस दौरान उन्होंने लगभग 15 गद्य और पद्य कोश लिखे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा और बीमारी में बिताए। वर्ष 1937 में अंत में वो अचेत हो गए और बहुत समय तक इसी अवस्था में रहे। लगभग 3 साल बाद एक बार फिर ऐसा ही हुआ। लंबी बीमारी के बाद 7 अगस्त 1941 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक पोम द लास्ट बार्गेन को पढ़ेंगे। दिस इज ऑन पेज नंबर 73। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for work, waiting to be hired. He strikes a bargain, but thinks it's worthless. He tries it twice again, but doesn't like either. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is as happy as never before. What is the bargain, and why is it the best? ये पोएम की एक तरह से समरी है कि एक व्यक्ति है, वो काम ढूंढ रहा होता है और उसे 4 बार काम ऑफर किया जाता है। पहली, दूसरी और तीसरी बार उसने मना कर दिया, लेकिन चौथी बार जब उसे हायर किया गया और बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था तो वो सबसे ज्यादा खुश था। वो वाला बार्गेन ले लेता है, वो वाली उस जगह हायर हो जाता है। वो क्या बार्गेन था, हमें ये देखना है। और बताया गया है बार्गेन क्या होता है। बार्गेन एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे से कुछ लेती है, एक सर्विस देती है और दूसरी उसे पे करती है, या वाइस वर्सा। नाउ आई विल रीड द पोएम once and I'll explain 4 lines at a time. Open page number 73. Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone-paved road. Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for naught, and he went away in his chariot. In the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. It was evening, the garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone in the dark. The sun glistened on the sand, and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me for a free man. Now we will see 4 lines at a time. First paragraph. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone-paved road. यानी कि ऑथर बोलते हैं, ये पोएम फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। आई से स्पीकर अपने आप को करता है, तो मतलब ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। यानी कि ऑथर कहते हैं कम एंड हायर मी, यानी कि मुझे नौकरी दो। ये तब की बात है जब सुबह वो रोड पर चल रहा होता है। Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. उसके बाद एक राजा आते हैं अपने रथ पर सवार और उनके हाथ में तलवार होती है। वो मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति से हायर करूंगा। But his power counted for naught, and he went away in his chariot. यानी कि उनकी शक्ति
काउंटेड फॉर नॉट मतलब काउंटेड फॉर नथिंग, मतलब उनकी शक्ति का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और फिर मैं उन्हें अपने आप को हायर करने नहीं देता हूँ और वो वहाँ से अपने चैरियट पे चले जाते हैं। सेकेंड पैराग्राफ सेज, इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स. I wandered along the crooked lane. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. यानी दिन की गर्मी में सारे घरों पे दरवाजा बंद था। मैं टेढ़ी मेढ़ी रोड पर चल रहा था, लेन में चल रहा था, पतली सकरी गली में। तब अपने घर से एक बूढ़ा आदमी एक गोल्ड के बैग को लेकर बाहर आता है। वो बाहर आकर कहता है, मैं अपने पैसों से तुम्हें हायर करूंगा। यानी वो उसको हायर करने के बदले में पैसे देना चाहता था। वो एक एक करके अपने कॉइन्स गिनता। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, बट आई टर्न्ड अवे। यानी लेकिन फिर भी ऑथर मना कर देते हैं, पोर्ट मना कर देते हैं, वो उसके पैसों को नहीं लेते और उसके द्वारा हायर नहीं होते हैं, यानी उनके यहाँ नौकरी नहीं करते हैं। Next paragraph on page number 74. The next paragraph says, it was evening, the garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. यानी कि शाम का समय था। The garden hedge was all aflower, मतलब चारों तरफ बहुत सुंदरता बिखरी हुई थी। नेचर बहुत सुंदर लग रहा था, सब तरफ फूल खिले थे। एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है, वो कहती है, मैं अपनी मुस्कुराहट से तुम्हें हायर करना चाहती हूँ। हर स्माइल पेल्ड, उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है और वो रोने लगती है। और फिर उसके बाद वो वापस चली जाती है, यानी कि पोएट उसकी स्माइल के द्वारा भी हायर नहीं होता है, यानी अपनी नौकरी के बदले में उसकी स्माइल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। लास्ट पैराग्राफ सेज, द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली. अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स. अब रेत पर सूरज की किरणें पड़ रही थी, वो चमक रही थी और सी की वेव्स यानी समुद्र की लहरें ऊट-पटांग ढंग से बह रही थी। वेवर्डली मतलब विदाउट अ प्रॉपर रिदम। एक बच्चा वहां रेत पर बैठ के शेल्स से खेल रहा था, यानी सीप से खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. वो बच्चा उसकी तरफ देखता है, पोएट की तरफ देखता है और ऐसा लगता है कि वो उसे जानता है और वो कहता है, मैं तुम्हें हायर करता हूँ लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। I hire you with nothing. From henceforward, तब से वो बार्गेन मुझे पसंद आता है, उस बच्चे के साथ खेलने का बार्गेन, और it made me a free man, यानी कि वो मुझे हायर भी करता है और मुझे एक इंडिपेंडेंट फ्री मैन भी बनाता है, मतलब मुझे बांधता नहीं है। वो बार्गेन जो कि बच्चे के साथ खेलने की थी और बदले में मुझे कुछ नहीं मिलना था, वो मुझे एक स्वच्छंद आदमी बनाता है, यानी एक फ्री मैन बनाता है। तो ये पोएम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो किसी काम की तलाश में था। वह बिना अपनी आज़ादी खोए नौकरी प्राप्त करना चाहता था। पोएट हमें बताते हैं कि कैसे उसे बहुत तरीके से हायर करने की कोशिश की जाती है। जैसे एक राजा उसको अपने पावर के थ्रू हायर करना चाहता है, शक्ति से उससे काम करवाना चाहता है। दूसरा व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, उसे पैसे देकर पैसे से तौलकर काम देना चाहता है, उसे भी वो मना कर देता है। तीसरी, एक खूबसूरत महिला उसे अपनी स्माइल से काम देना चाहती है, लेकिन वो उसे भी मना कर देता है। एंड में एक मासूम बच्चा उसे मिलता है जो उसको हायर करने के बदले में उसे कुछ ऑफर नहीं करता है, वो सिर्फ चाहता है कि वो उसके साथ खेले। प्रस्ताव को स्वीकार करता है और ये उसे एक फ्री मैन बनाती है, क्योंकि वो बच्चे के साथ खेलते हुए भी आज़ाद था और उसकी आज़ादी उससे नहीं छिनती ये वाले बार्गेन में।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।